आदाब दोस्तों, रोज़गार से कामयाबी तक के इस ख़ास एपिसोड में मैं अस्मिता मलिक आपका खैर मकदम करती हूँ। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं, हम इस प्रोग्राम के ज़रिए आपके मुस्तकबिल को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। इस कोशिश के तहत न सिर्फ हम आपको अलग अलग तालीमी मैदानात से रूबरू कराते हैं, बल्कि कामयाबी की मिसाल बन चुकी एक शख्सियत से भी रूबरू कराते हैं, ताकि आप उनके नक्शे कदम पर चलकर कामयाबी हासिल कर सकें। और आज हम जिस फील्ड की बात कर रहे हैं वो है फार्मास्यूटिकल साइंस। तो इस फील्ड में आप अपना करियर कैसे बना सकते हैं, आपकी काबिलियत क्या होनी चाहिए, कौन कौन से कोर्सेज़ हैं और क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं, इसी तरह के तमाम सवालों के जवाब आपको हमारे आज के इस एपिसोड में मिलेंगे। तो चलिए आज के सफ़र की शुरुआत करते हैं इस पैकेज के साथ, जिसके ज़रिए आप समझेंगे कि ये फील्ड आखिर है क्या। तेजी से फरोग हासिल कर रहे हेल्थ केयर सेक्टर में फार्मा का मैदान सबसे अहम है। हाल के दिनों में हिंदुस्तान ने कई देशों में दवाइयों का एक्सपोर्ट करके दुनिया में खुद को फार्मेसी के हब के तौर पर एक नई पहचान दिलाई है। मुख्तलिफ बीमारियों में फ़ायदा पहुंचाने वाली दवाओं की ईजाद या डेवलपमेंट में दिलचस्पी रखने वाले नौजवान फार्मेसी सेक्टर से मुंसलिक मुख्तलिफ कोर्स करके इस फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं। मौजूदा वक्त में फार्मेसी में शानदार करियर स्कोप है, जैसे हॉस्पिटल फार्मेसी, क्लिनिकल फार्मेसी, टेक्निकल फार्मेसी, रिसर्च एजेंसीज, मेडिकल डिस्पेंसिंग स्टोर, सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, हेल्थ सेंटर्स, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, क्लिनिकल रिसर्चर, मार्केट रिसर्च एनालिस्ट, मेडिकल राइटर, एनालिटिकल केमिस्ट, फार्मासिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट, रेगुलेटरी मैनेजर। साफ तौर से कहा जा सकता है कि फार्मास्यूटिकल साइंस के बढ़ते दायरे ने नौजवानों के लिए करियर के इम्कानात को भी दोगुना कर दिया है। आज मुल्क के मुख्तलिफ इदारे नौजवानों को फार्मेसी में तालीम दे रहे हैं। इन्हीं इदारों में एक नुमाया नाम है जामिया हमदर्द का, जिसे लगातार तीसरे साल नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क की रैंकिंग में मुल्क का बेहतरीन फार्मेसी इंस्टीट्यूट करार दिया गया है। आज फार्मेसी की तालीम में एक मरकज़ की हैसियत रखने वाले इस इदारे के स्कूल ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च के ज़रिए आप फार्मेसी के मैदान में अपना मुस्तकबिल रोशनास कर सकते हैं। उम्मीद है इस पैकेज के ज़रिए आपने इस फील्ड को कुछ हद तक समझ लिया होगा, लेकिन इसे और बेहतर समझने के लिए चलते हैं हमारे सेगमेंट की तरफ, जो है करियर की बात एक्सपर्ट के साथ। आज हम बात कर रहे हैं फार्मास्यूटिकल साइंस में करियर की, और हमारे सेगमेंट करियर की बात एक्सपर्ट के साथ के तहत इस सब्जेक्ट पर बात करने के लिए मौजूद है जामिया हमदर्द के स्कूल ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च की डीन एंड प्रोफेसर विधु इरा जी। विधु जी, इस प्रोग्राम में आपका खैर मकदम करती हूँ मैं, और सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये होगा कि एक नौजवान इस फील्ड को समझना चाहे तो आप क्या बताएंगी? अगर मैं सिंपल शब्दों में बताऊं तो फार्मेसी जो है वो साइंस और टेक्नोलॉजी का ब्लेंड है। आजकल हम बात करते हैं इंटरडिसिप्लिनरी साइंस की, तो फार्मेसी ऑलरेडी एक पैरामेडिकल साइंस है और ये एक इंटरडिसिप्लिनरी साइंस है। तो इसमें क्या है कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं और ये सारे सब्जेक्ट्स डील करते हैं कि जो एक आप दवाई खाते हैं वो दवाई कैसे आपने बनानी है, उसका कॉम्पोजिशन कैसा है, वो जब शरीर के अंदर जाती है तो बॉडी उसके साथ क्या करती है और दवाई उसके साथ क्या करती है। तो आप समझ सकते हैं कि ये सारी चीज़ें जानने के लिए बहुत सारे सब्जेक्ट्स इस फील्ड में पढ़ाए जाते हैं। और वक्त के साथ किस तरह के चेंजेस इस फील्ड में आए हैं और उनके हिसाब से फिर करियर प्रोस्पेक्ट्स पे क्या असर पड़ा है, ये भी जानना चाहेंगे आपसे। तो अगर हमें ये देखना है कि टाइम के हिसाब से इसमें क्या चेंजेस आए हैं, तो सबसे पहले ये हमें समझना होगा कि ये साइंस और टेक्नोलॉजी है, और आपको पता है कि जो टेक्नोलॉजी है वो एक हमेशा चेंज होती रहती है टाइम के साथ। तो ऑब्वियसली जो भी हमारी ये फील्ड है फार्मास्यूटिकल साइंस की, ये जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का इनोवेशन होता है हमारी फील्ड में भी चेंज होता है। और इसको समझने के लिए आपको ये जानना ज़रूरी है कि जो फार्मेसी है उसकी 4 कोर ब्रांचेस हैं हमारी। जैसे
हमारी एक फील्ड है फार्मास्यूटिक्स की, एक फील्ड है फार्माकोलॉजी की, एक फील्ड है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की और एक फील्ड है फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री की। तो आप ये देख सकते हैं कि नेचुरल सोर्सेज से लेके सिंथेटिक मॉलिक्यूल्स तक और उसको कैसे क्लिनिकल यूज़ में डाला जाए, ये सब हम फार्मेसी में पढ़ाते हैं। और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होती है, इसका सब्जेक्ट का जो स्कोप है वो बढ़ता जाता है। और विदुर जी, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क में लगातार तीसरे साल आप पहले नंबर पर रहे हैं। मुबारकबाद इसकी आपको बहुत बड़ी अचीवमेंट है, लेकिन ये मुमकिन कैसे हो पाया, ये भी हम जानना चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये सच है कि हम तीसरी बार NIRF रैंकिंग, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रैंकिंग है, उसके तहत हम नंबर 1 में आए हैं। देखिए, अगर एक बार आप नंबर 1 में आ सकते हैं, पर उसको सस्टेन करने के लिए क्या ज़रूरी है? उसको सस्टेन करने के लिए अपनी जो फैकल्टी है, वो मेरा जो सबसे बड़ा रिसोर्स है वो मेरी फैकल्टी है। जितनी भी गवर्नमेंट की एजेंसीज़ हैं, मैं यहाँ थैंक यू करना चाहूँगी कि UGC, AICTE, आपके DBT, DST, ICMR, NMPB, बायरेक, ये सब फंडिंग एजेंसी से जो मेरी फैकल्टी है वो प्रोजेक्ट्स लाती है। इसके अलावा हमारे पास कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट्स हैं और हमारी कोलैबोरेशंस नेशनल भी हैं और इंटरनेशनल भी हैं। विदुर जी, इसी के साथ एक और सवाल का जवाब मैं ज़रूर जानना चाहूँगी आपसे कि फार्मेसी में बहुत डिपार्टमेंट है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, तो कोर्स करने के बाद जो बच्चे तालीम हासिल करते हैं इस तरफ, तो उनके पास करियर ऑप्शंस क्या क्या रहती हैं? करियर अपॉर्चुनिटीज़ इसलिए इसमें ज़्यादा हैं क्योंकि इसमें 9 स्पेशलाइजेशंस हैं। और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये एक रिसर्च बेस्ड और टेक्नोलॉजी बेस्ड डिसिप्लिन है। तो हमारे जो ऑप्शंस हैं, स्टूडेंट्स B.Pharm करने के बाद, इवन डिप्लोमा करने के बाद, M.Pharm करने के बाद, PhD करने के बाद एकेडमिया में जा सकते हैं सबसे पहले, जैसे कि वहाँ एज अ रिसर्चर, साइंटिस्ट, लेक्चरर्स और डिफरेंट पोस्ट वो ले सकते हैं, प्रोफेसर तक जाते हैं। सेकंड ये है हमारी इंडस्ट्री, ओके, और इंडस्ट्री में वो R&D साइंटिस्ट बनते हैं, क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट्स बनते हैं, रेगुलेटरी अफेयर्स बनते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे जो एलुमनाई हैं वो US FDA तक एसोसिएटेड हैं। और यही नहीं, जितनी भी गवर्नमेंट आपके ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे इंडियन फार्माकोपिया कमीशन है या आयुष है या NMPB है, हमारी जो एलुमनाई है वो उसके साथ एसोसिएटेड है। इतना ही नहीं, CDSCO जो कि एक ड्रग रेगुलेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, वहाँ भी हमारी एलुमनाई प्लेस्ड है। और इसके अलावा फार्माकोविजिलेंस में जा सकते हैं। और फार्माकोविजिलेंस आप ये मानिए कि ये एक किस्म से मार्केटिंग टूल है फॉर द सेफ्टी ऑफ द ड्रग। सो उसमें सारे फार्मासिस्ट इन्वॉल्व होते हैं, यही नहीं, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट हैं और इवन हेल्थ मैनेजमेंट करके भी एक कोर्स है जिसमें वो जा सकते हैं। इसके अलावा हेल्थ केयर जो एक बहुत बड़ा सेक्टर है, आप जान सकते हैं कि ये एक ऐसा सेक्टर है जो हमेशा ऊपर की तरफ ही जाता है और लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अब कोर्सेज़ की अगर हम बात करते हैं तो उनके लिए एक एलिजिबिलिटी और एडमिशन प्रोसीजर क्या रहता है, ये भी बता दीजिए। ये मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि जो फार्मेसी प्रोफेशन है या जो फार्मेसी कोर्सेज़ हैं वो गवर्नड हैं फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से। तो हमें उनके सब रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करना पड़ता है। तो अकॉर्डिंगली जैसे हमारे पास 4 एंट्री पॉइंट्स हैं। एक, कोई भी बच्चा जो वो 12th करके आया है और वो डिप्लोमा में जो 2 years कोर्स है उसमें एडमिशन ले सकता है, उसकी एलिजिबिलिटी कंडीशन जो है वो 50% है इन 12th, ठीक है। और उसके बाद वो मेरिट बेस्ड होता है। और सेकंड जो एंट्री है वो B.Pharm लेवल पे होती है, जो कि 4 years UG कोर्स है। इसमें भी एलिजिबिलिटी जो है वो 50% है, बट जो इसकी एडमिशन होती है वो थ्रू नीट होती है, ओके। तो उसके हिसाब से मेरिट बनती है। अब हमारा थर्ड है जो PG कोर्स है, दैट इज़ मास्टर्स इन फार्मास्यूटिकल साइंसेस डिफरेंट फील्ड्स में। उसमें हम लेते हैं थ्रू GPAT। और GPAT क्या चीज़ है? ये एक नेशनल लेवल का एक एंट्रेंस एग्ज़ाम है जो फार्मेसी ग्रेजुएट्स को क्लियर करना होता है फॉर M.Pharm एडमिशन, ठीक है। और उसके बाद हमारा PhD लेवल है। अब PhD लेवल में अगर आप GPAT क्वालिफाइड हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है, आपको PhD में एडमिशन मिल जाती है। और अगर आप क्वालिफाइड नहीं हैं
तो जामिया हमदर्द एक अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसका, और उसके बाद इंटरव्यू होती है। विदु जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पर सबसे बड़ा शुक्रिया मैं यहाँ करना चाहती हूँ अपने फाउंडर चांसलर जनाब हकीम अब्दुल हामिद साहब का, और प्रेजेंट चांसलर जनाब हामिद अहमद साहब का, जो कि ये विज़न लेके चल रहे हैं जो हमारे फाउंडर चांसलर साहब ने देखा था। और आप सोच सकते हैं कि उनका उस समय क्या विज़न रहा होगा, जो उन्होंने हमदर्द स्कूल ऑफ फार्मेसी से स्टार्ट करके आज हम स्कूल ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च हैं। शुक्रिया। तो फार्मास्यूटिकल साइंस में करियर बनाने को लेकर हमने काफ़ी जानकारियां ले ली हैं, लेकिन इतना ही नहीं है, इसके अलावा और बहुत कुछ है इस फील्ड के बारे में जानने के लिए। उसके लिए आप बने रहिए हमारे साथ। तो फार्मास्यूटिकल साइंस में किस तरह से करियर बना सकते हैं, जानकारियां हम आपको दे रहे हैं। अब इस पर और मज़ीद बात करने के लिए हमारे साथ हैं प्रोफेसर अबुल कलाम नजमी साहब, जो कि फार्माकोलॉजी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट है। खैर मकदम आपका। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपके डिपार्टमेंट के बारे में ही जानना चाहूँगी, क्योंकि अभी तक जितना हमने जाना है बहुत विशाल, एक बहुत ही ह्यूज इंडस्ट्री है ये। देखिए, मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं डिपार्टमेंट ऑफ फार्माकोलॉजी को रिप्रेजेंट करता हूँ, और डिपार्टमेंट ऑफ फार्माकोलॉजी में ये एक बहुत पुराने डिपार्टमेंट है इस स्कूल का। इस डिपार्टमेंट के अंदर हम स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देते हैं फार्माकोलॉजिकल टेक्निक्स की, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है ड्रग डेवलपमेंट के अंदर। इसे हम कहते हैं कि बेंच साइड टू बेड साइड, यानी जब शुरू में ड्रग का कंसेप्ट आता है तब से फार्माकोलॉजिस्ट का रोल शुरू हो जाता है, और वो फिर आखिर में जब पेशेंट को दी जाती है दवाई उस वक्त तक फार्माकोलॉजिस्ट का रोल रहता है। तो इसकी इंपॉर्टेंस को आप इस अंदाज से समझ सकते हैं। इस डिपार्टमेंट के अंदर इन विट्रो इन वीवो फार्माकोलॉजी, मतलब ये कि सेल लाइंस पर और सेल लाइंस के अलावा रोडेंट्स के ऊपर, रैट्स, माउस वगैरह के ऊपर भी रिसर्च करके हम ड्रग्स के, दवाओं के, अद्वियात के इफ़ेक्ट्स को देखते हैं कि फाइनली वो इफ़ेक्ट्स ह्यूमंस के ऊपर किस तरह के होंगे। जी, बहुत ही बेहतर बात बताई आपने। अब अगर हम अपने मुल्क की बात करें तो इस इंडस्ट्री को लेकर हमारा मुल्क कहाँ पर खड़ा है? देखिए, मैं एक बहुत छोटी सी बात बताऊं आपको, इस बात से अंदाज़ा हो जाएगा कि हिंदुस्तान, इंडिया का वर्ल्ड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर क्या लेवल है। कि ये कहा जाता है कि दुनिया में इस्तेमाल होने वाली हर एक टैबलेट में से तीसरी टैबलेट इंडिया में बनी हुई होती है। कोरोना पेंडेमिक ने हमारी लाइफ्स को बहुत हद तक बदल दिया है, हमारे लाइफस्टाइल बदल गए हैं, हमारा सोचने का तरीका, ज़िंदगी को जीने का तरीका बहुत बदल गया है। पढ़ाई भी काफ़ी बदली, ऑफलाइन से ऑनलाइन हो गई। तो इसको किस तरह से आप लेते हैं, कितना बड़ा चैलेंज है, और उसको compete करने के लिए किस तरह की कोशिशें आपकी तरफ से की जा रही हैं? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए, ये इतना बड़ा चैलेंज था ख़ास तौर से एजुकेशन सेक्टर के अंदर, कि अगर ये ऑनलाइन सिस्टम के ऊपर ध्यान न दिया गया होता तो शायद ये 2-3 साल जो हैं वो ज़ीरो सेशन न हो गए होते। हाँ, मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि उतना इफ़ेक्टिव 100% उतना इफ़ेक्टिव नहीं है, मगर इसने कम से कम एजुकेशन सेक्टर को एक लाइफलाइन दी, और उसको पूरे तरीके से एक्सेप्ट किया जामिया हमदर्द ने भी, और स्कूल ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च ने भी, और हमने पूरे ऑनलाइन सिस्टम्स की बाकायदा टीचर्स ने उसको अपनाया, और स्टूडेंट्स को पूरा हक अदा किया अपने टीचिंग के लिए, और उनको ट्रेनिंग देने की कोशिश की। डिपार्टमेंट ऑफ फार्माकोलॉजी के बारे में मैं ये बताते हुए बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ कि इंटरनेशनल QS वर्ल्ड सब्जेक्ट रैंकिंग के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ फार्माकोलॉजी जो है वो 100 to 150 की ब्रैकेट में रैंक किया गया है इन द सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी। अबुल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया। जी, तो बेहतर जानकारियां हम आपको दे रहे हैं कि आप फार्मास्यूटिकल साइंस फील्ड में किस तरह से अपना करियर बना सकते हैं, लेकिन आगे भी अभी और बहुत कुछ है, तो कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे। This facility is known as CryoTem, and this machine is very sophisticated machine, and it is available very few places in India. And here we have this facility in Jamia Hamdard from DST Purse grant, and this is known as transmission electron microscopy, and this is CryoTem. So here we can see the minute details of the structure, the interaction between drug and the cell. For example, if we are doing research on cancer, anti-cancer drugs, then we synthesize new anti-cancer drugs, then we see the effect on rats
मीन्स वी सी इफेक्ट ऑन रेट्स, चूहों के ऊपर देखते हैं, फिर उसमें हम कैंसर डेवलप करते हैं, फिर मार्केट प्रिपरेशंस हैं उसको हम इफेक्ट देखते हैं, फिर अपनी ड्रग जो हमने नई सिंथेसाइज करी उसका इफेक्ट देखते हैं. देन वी सी ऑन सेलुलर लेवल व्हाट इज़ द इम्प्रूवमेंट, वेदर साइड इफेक्ट्स आर डिक्रीज्ड और नॉट डिक्रीज्ड, और एफिकेसी इज़ इंक्रीज और डिक्रीज, कि हमारी जो नई सिंथेसाइज ड्रग्स हैं वो इफेक्टिव हैं या नहीं है. In this way we have very advanced research, so this machine is very good for doing advanced research. So this is CryoTem. Actually we are working on nutraceuticals through fermentation process. That means we produce the nutraceutical molecules or active nutraceutical ingredients through fermentation process. Recently we developed carotenoids from the yeast. I can show you the yeast culture. Right, this is the yeast actually which produces carotenoids, and the technology we have transferred to Chinese industries, which is non-exclusive, and we are also ready to transfer this technology to Indian companies, right, or any company throughout the world also, right. And similarly we developed a product which is actually lowering the cholesterols. Now this product we developed from a fungus, Monascos purpureus, and it is rich in oncoflavin and monacin, and this fungus is actually now we are in talk with a Indian company for transferring this technology to which is interested to produce it in the industry. इधर बहुत ज़्यादा रिसर्च करने की बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है. जैसे आप देख सकते हैं हम यहाँ पे बहुत सारे वे में, अगर आप यहीं पे ही नहीं वहाँ पर हमारे फार्मेसी में भी जाएंगे तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पे हैं, बहुत सारे नए नए चीज़ें हम डेवलप कर सकते हैं. आप जैसे देख रहे हैं यहाँ पे हर टाइप की फैसिलिटीज़ हैं, हर टाइप की इंस्ट्रूमेंट्स हैं. तो यही मेरे हिसाब से सबसे बड़ी ख़ास बात है, और ऊपर से एक अच्छा एनवायरनमेंट है सीखने का. तो मेरे हिसाब से यही एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो लेना चाहिए हमें. किस तरह से आप अपने करियर को देखती हैं? करियर के अपॉर्चुनिटीज़ तो यहाँ पे बहुत सारी हैं. जैसे हमारी अपनी टीचर्स हैं, उसी तरह हम टीचिंग के लाइन में जा सकते हैं, नहीं तो फिर आगे हम इसी तरह रिसर्च का काम कर सकते हैं, और भी बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं. इंडस्ट्री में जा सकते हैं हम. करियर तो बहुत अच्छा देख रही हूँ मैं. ये लैब बहुत ज़्यादा ख़ास है, क्योंकि इस लैब में हम शोध कर रहे हैं, जो भी हम रिसर्च कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं नैनो पार्टिकल्स के ऊपर, नैनो मेडिसिन्स के ऊपर. इस लैब की एक बहुत बड़ी जो अचीवमेंट है वो ये है कि इस लैब से हमने जो एटलीस्ट 14 प्रोडक्ट्स वी हैव गिवन टू डिफेंस, एंड दिस इज़ वी हैव डेवलप्ड विद DRDO. एंड दीज प्रोडक्ट्स जो हमारे जवान जो कि हाई एल्टीट्यूड्स पे काम कर रहे हैं, लेह लद्दाख में काम कर रहे हैं, उनको बहुत सीरियस प्रॉब्लम होती है COPD की, which is a chronic obstructive pulmonary disease. So in this case we have developed some technology in the name of nano DPI. These nano DPIs we have developed, which are clinically tested in base hospitals of armed forces, and they are not approved by DCGI, and they are using them. And secondly, we have almost transferred 13 to 14 products to them, which they are using for their soldiers. So it is a very good contribution, we think, for the national security and national forces, those forces who are working in so extreme condition. I have seen those conditions where they cannot breathe, oxygen level is so low, pressure is also low, so there they are facing so many problems. If we can improve their quality of life, it's a big achievement. यहाँ पे हमने बहुत सारी हर्बल मेडिसिन्स को, आयुर्वेदिक और यूनानी, उनको भी हमने नैनो टेक्नोलॉजी लगा के उनको कन्वर्ट किया है, और उनकी एफिशिएंसी को बहुत ज़्यादा हमने बढ़ाया है, और उसको हम अब एनिमल्स में टेस्ट कर चुके हैं, और हम ह्यूमन्स में टेस्ट कर रहे हैं. और हमें बहुत जल्दी उम्मीद है कि हम अच्छी फाइंडिंग्स और अच्छी प्रोडक्ट्स इंडिया को दें. फार्मास्यूटिकल साइंस की फील्ड को जानने के बाद आइए अब बात करते हैं इस हफ्ते कहां जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके लिए, और कौन कौन से कोर्सेज में आप एडमिशन्स ले सकते हैं.
ये तो हो गई आपके मुस्तकबिल की बात। आइए अब आपको लेके चलते हैं हमारे अगले सेगमेंट की तरफ, जो है कामयाब हिंदुस्तान। कामयाब हिंदुस्तान में हम आपको एक कामयाब हस्ती से रूबरू कराते हैं। आज के हमारी कामयाब शख्सियत हैं जामिया हमदर्द के वाइस चांसलर प्रोफेसर अफशार आलम। कामयाब हिंदुस्तान के तहत हमारी आज की कामयाब शख्सियत हैं जामिया हमदर्द के वीसी प्रोफेसर मोहम्मद अफशार आलम। खैर मकदम है आपका। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से MCA, उसके बाद जामिया हमदर्द के वाइस चांसलर, इस सफ़र को आप कैसे देखते हैं, कैसे बयां करेंगे? बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए, मैंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से MCA करने के बाद मैं वहाँ लेक्चरर रहा, पास आउट करने के बाद लेक्चरर हो गया। फिर उसके बाद मैं मूव किया, क्योंकि उस ज़माने में PhD उतना पॉपुलर नहीं था अलीगढ़ में, तो उसके बाद मैं मूव किया जामिया हमदर्द में। ये लोग प्लान कर रहे थे कि कंप्यूटर साइंस को इंट्रोड्यूस करना है, तो मैं जामिया हमदर्द में आया। मैंने कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट बनाया, कंप्यूटर सेंटर यहाँ बनाया। उस सारा कंप्यूटराइजेशन जो भी है वो सब मेरा ही किया हुआ है। फिर मैंने यहाँ जामिया मिलिया इस्लामिया से PhD की। फिर उसके बाद हमने प्रोजेक्ट UGC में जमा किया, सारे पोस्ट हमने ही सैंक्शन करवाए, ग्रांट सारा कुछ किया। उसके बाद ये सफ़र 25 साल का है, जिसके बाद मैं वहाँ कंप्यूटर सेंटर का डायरेक्टर बना। फिर उसके बाद प्रोफेसर बना। प्रोफेसर मैं 14 साल रहा, और मैं जो प्रोफेसर बना एट द एज ऑफ 36 बन गया था, काफ़ी कम उम्र में। तो 50 आते आते मैं 10 साल प्रोफेसर, VC के लिए 10 साल प्रोफेसर होना ज़रूरी है, तो मेरा 14 साल हो गया था। फिर अब जो UGC का रेगुलेशन आ गया, उसमें अब सर्च कम सिलेक्शन कमेटी होती है वाइस चांसलर के लिए। तो मैं जामिया हमदर्द का पहला इंटरनल प्रोफेसर हूँ जो वाइस चांसलर यहाँ बना हूँ। मुझसे पहले सारे बाहर के लोग ही आए। तो ये मेरा सफ़र रहा, इसमें मैं काफ़ी उतार चढ़ाव के साथ 25 साल रहा, और इसमें काफ़ी मैंने बुक्स लिखी, अच्छे रिसर्च किए, 30-35 PhD कराए, 200 से ज़्यादा मेरे रिसाले छपे। तो ये हमारा स्टोरी है। तो आपकी कामयाबी के सफ़र की हम बात कर रहे हैं। आप स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी में आप डीन रहे, उसके बाद कंप्यूटर साइंस में आपने रिसर्च करके एक पहचान भी हासिल की है। उस रिसर्च के बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे, क्या नया नज़रिया आपने पेश किया है? देखिए, डीन से पहले मैं हेड भी रहा, क्योंकि हमारे यहाँ BTech, MCA और MTech PhD प्रोग्राम है। तो काफ़ी हमारे जो इंटरनल टीचर्स थे वो भी PhD किए। तो हमारे जितने भी रिसर्च थे वो उसमें कुछ पेटेंट्स भी हुए हैं, और जो ऑस्ट्रेलिया में मैंने फ़ाइल किया, कुछ इंडिया में किया है। तो हमारे रिसर्च जो थे वो इंडस्ट्री ओरिएंटेड रिसर्च रहे। तो हमने एक नए कॉन्सेप्ट को डेवलप किया, री इंजीनियरिंग, कि कोई भी टेक्नोलॉजी को हम हमेशा री इंजीनियरिंग करके री यूज़ कर सकते हैं। तो जिसमें काफ़ी मेरे बुक्स भी पब्लिश हुए हैं। तो और उसके बाद हमने एक चीज़ जोड़ा है कि जो आज सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बातें बहुत हो रही हैं, तो हमने उसमें कंप्यूटर साइंस को ऐड किया है। तो एक बहुत न्यू एरिया, और आज के डेट में ये पूरी दुनिया में इन चीज़ की है। और इसमें हम लोग इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस भी करते हैं, जिससे बाहर के भी बहुत प्रोफेसर्स आए हैं, और उनके साथ भी हमारे काफ़ी रिसर्च पेपर पब्लिश हुए हैं। और जामिया हमदर्द की हम बात करें तो नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क में लगातार 3 साल तक पहले नंबर पर रहना, और उसके बाद दीगर तालीमी सरगर्मियों की बात करें तो उसमें भी जामिया हमदर्द ने एक अलग पहचान बनाई है अपनी। तो इस पहचान को और आगे लेने की जिम्मेदारी भी आप पर होगी, तो उसको कैसे देखते हैं आप? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। देखिए, जामिया हमदर्द पिछले 3 साल से फार्मेसी में नंबर 1 है, तो जिसका मैं क्रेडिट अपने टीचर्स, स्टूडेंट्स और नॉन टीचिंग टेक्निकल स्टाफ को देता हूँ कि वो लोग एक अच्छा रिसर्च कर रहे हैं। इस वजह से, अच्छे रिसर्च करने की वजह से फार्मेसी नंबर 1 में आया है। और आउटरीच प्रोग्राम भी बहुत उन लोगों ने किया है, और उनके कंसल्टेंसी बहुत ज़्यादा है, और कई फार्मास्यूटिकल कंपनी से हमारे MOUs हैं, और हम उनके लिए भी काफ़ी काम किए, उनको भी हम प्रोडक्ट बना के दिए हैं। हमारे प्रोडक्ट डिफेंस मिनिस्ट्री DRDO ने भी यूज़ किया है,
अभी हम सियाचिन के जो फोर्स हैं उनके लिए भी हमने प्रोडक्ट बनाया है जो हमारे फैकल्टी ऑफ फार्मेसी के लोगों ने दिया है। तो ये हमारा रहा। लेकिन जब मैं वाइस चांसलर बना, क्योंकि देखिए मैं इंटरनल वीसी हूँ, तो मैंने ये देखा कि टीचिंग लर्निंग के अलावा भी हम आउटरीच और कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं कि जो भी कोर्स कर रहा है तो समाज को हम क्या वापस कर रहे हैं। तो उस पर भी हम अब काम कर रहे हैं और हम लोगों ने कई गाँवों को गोद लिया है दिल्ली के, और उसमें भी हम काम कर रहे हैं। कोविड में हम लोगों ने बहुत काम किया, हमने फ्री वैक्सीनेशन कैंप लगाया, हम दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर काफ़ी ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रहे हैं। अभी हम एक 6 मंथ नर्सिंग प्रोग्राम कर रहे हैं जिसमें ONGC का सपोर्ट हमको मिला है। तो हम इंडस्ट्री के साथ यूनिवर्सिटी को जोड़ रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि जामिया हमदर्द एक बेस्ट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जैसे कि आपको पता है कि जामिया हमदर्द के स्पॉन्सर जो है वो हमदर्द नेशनल फाउंडेशन है, एक ये पब्लिक ट्रस्ट है, हकीम साहब ने बनाया था। तो उन लोग भी काफ़ी आउटरीच प्रोग्राम में काम कर रहे हैं, तो उनके साथ साथ हम गवर्नमेंट के साथ भी हाथ मिला रहे हैं। तो यही हमारा मतलब अभी मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे ज़्यादा काम कर रहे हैं। और जामिया हमदर्द के वाइस चांसलर होने के नाते आपकी ख्वाहिश क्या है, आप अपने टेन्योर में क्या होता देखना चाहते हैं? देखिए मेरा सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है जामिया हमदर्द में कि हम एक बेस्ट 10 इंस्टीट्यूशन हो और हमारी यूनिवर्सिटी वर्ल्ड रैंकिंग में भी आगे आए। उसके साथ साथ हम गरीब बच्चों के लिए कुछ ऐसे स्कीम लाए जिससे पुअर जो इकोनॉमिकली डाउनग्रेडेड बच्चे हैं उनको हम फ्री एजुकेशन दें। तो उसके लिए मैं काम कर रहा हूँ। उसके बारे में कुछ बताना? देखिए उसमें हमने एक वाइस चांसलर एंडोमेंट फंड बनाया है जिसमें काफ़ी लोगों को मैं लिख रहा हूँ और काफ़ी अच्छे जो समाज के बड़े लोग हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो लोग तैयार हो गए मदद करने के लिए। तो उस फंड से जो अच्छे बच्चे गरीब पढ़ने वाले हैं तो उनको हम उनकी फ़ीस वहाँ से देंगे, तो ताकि हमारे यूनिवर्सिटी को भी नुकसान नहीं होगा और बच्चे जो गरीब बच्चे हैं वो पढ़ सकते हैं। प्लस उसके साथ साथ अभी मैं दिल्ली सरकार के साथ और सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ अपने ग्रांट को बढ़ाने में कोशिश कर रहा हूँ। जी आज के यंगस्टर्स को खासकर अगर जामिया हमदर्द के स्टूडेंट्स की बात करें तो आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि देखिए मेहनत करेंगे तो सब कुछ पॉसिबल है। अगर आप मेहनत और ईमानदारी और मिशन विजन के साथ काम करेंगे तो आप हमारी तरह बन सकते हैं। क्योंकि देखिए अगर आपका मिशन रहेगा, एम्बिशन रहेगा, तब आप मेहनत करेंगे तो खुदा भी आपके साथ है। तो फिर आप जो चाहेंगे वो आपको मुकाम मिलेगा। क्योंकि देखिए स्टूडेंट लाइफ जो है वो 4 साल बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर 4 इयर्स आप अच्छी मेहनत कर लिए तो 40 इयर्स आपका कैरियर बहुत अच्छा होगा। तो मैं ये स्टूडेंट्स को बोलूँगा कि आप ये 4 साल जब 12वीं पास करके आते हैं तो इसमें इतनी मेहनत कीजिए कि अनदर 40 इयर्स आप इंजॉय करें लाइफ को। तो यही मैसेज है मेरा। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, आपने अपने जो कामयाबी का सफ़र रहा उसके कुछ एक्सपीरियंसेस को शेयर किया हमारे साथ। उम्मीद करते हैं कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत काम आएगा, वो उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का ये सफ़र खूब पसंद आया होगा, अहम जानकारियाँ आपको मिली होंगी। अगली बार मिलेंगे फिर किसी और करियर फील्ड से जुड़ी जानकारियों को लेकर। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।